बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ होगा सबसे पहले फ़र्जंदान इस्लाम माह मुबारक रबीउल अव्वल का महीना जो है वो जोश व खरोश से मना रहे। कल जैसे ही चांद नज़र आया मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। आकाए दो जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है और जश्न का ये महीना होता है और बड़ी तादाद में मुसलमान जो है जिस तरह से इस महीने को इसकी आमद को जोश व खरोश से मनाते हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बेशक तमाम बरकतें तमाम रहमतें नबी दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हैं। तो ये महीना जश्न का महीना है। इंशाअल्लाह ये महीना जो है खुशियों से इसी तरह से मनाएंगे। आगे चल के आपको इस महीने की बरकतों के हवाले से किस तरह से फ़र्जंदान इस्लाम सेलिब्रेशन करते हैं वो भी आपको आने वाले शोज़ में दिखाते रहेंगे। अभी कुछ बात करेंगे कल के अफसोसनाक सान्हे के हवाले से। बहुत बड़ा सान्हा तकरीबन 24 घंटे बाद जाकर आग पर अब काबू पाया गया है। फीस सेंटर में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ताजिर परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ कुल सरमाया उनकी ज़िंदगी का उनकी दुकानों में मौजूद था। जिस तरह से कल उनके तासुरात थे, जिस तरह से कल उनकी आंखों में आंसू थे, आप दीदा थे, उसके लिए अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और फिर किसकी कारकर्दगी किस तरह से रही, किसकी गफलत थी, वजूहात क्या थी, ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो मंज़र आंखों के सामने से नहीं जा रहा जिस तरह से ताजिर परेशानी का इजहार करते रहे, दुकानदार परेशानी का इजहार करते रहे। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सारी ज़िंदगी मेहनत जमा पूंजी एक मिनट में, एक पल में मट्टी का ढेर बन गई। जी तो नाज़रीन, आगे चल के डिटेल में हम इस पे भी मामले पर बात करेंगे और अभी इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। ताजिरों के अब तासुरात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जी जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, लेकिन मौसम में ग्रेजुअली तब्दीली के साथ साथ जो है वो स्मोक भी जो है वो बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौसम ठंडा होने के साथ साथ फोग का इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं और यही वजह है कि स्मोक के जो खदशात हैं वो ना सिर्फ बढ़ने के साथ साथ जो है वो शहरियों के लिए जो है ये मौसम जो है वो मौज़रे सेहत जो है वो बनता जा रहा है। और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 184 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अनहेल्थी वेदर कहा जा सकता है। और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ना सिर्फ ट्रैफिक पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है बल्कि जो कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है गली मोहल्लों में वहाँ पर भी जो है आगाही मुहिम चलाई जाने की ज़रूरत है। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। और अगर हवा में नमी का तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 53%, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 32% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है वो स्मोक जो है वो बढ़ेगी और दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद कम होने का इम्कान है। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। वेदर अपडेट्स आपने हमारे साथ शेयर की और शहर की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी सानिया हफीज़ सेंटर के हवाले से। हफीज़ सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, करोड़ों का नुकसान और 400 से ज़ायद दुकानें जल गई। कारोबार तबाह, हजारों बेरोजगार, हुकूमत मुतासिरीन को मुआवजा दे। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से नुकसान का अजाले का मुतालबा कर दिया। बेरोजगारी, पुलिस स्टेशन की 48 असामियों के लिए 57,000 उम्मीदवार, BA पास उम्मीदवार शिरकत के अहल थे। और कोरोना मजीद 11 लाहौरियों की जान ले गया, 77 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 894 हो गई। सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल चाल है शाहिद सरफराज साहब? शाहिद सरफराज साहब, कल आपका एक हेक्टिक दिन था और जिस तरह से पल पल आप नाजरीन को बाखबर रख रहे थे, सबसे पहले तो वो लोग जो कि इतने मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं बिलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो मैं जैसे जैसे कल टीवी स्क्रीन पर देख रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों की हिम्मत है इस तरह से काम करना, तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले सैल्यूट। बहुत शुक्रिया। तो कल के इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से स्टार्ट से मैं चाहूँगी बयान करें कि असल में ये वाक़या कब, कैसे और किस तरह से पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो रेस्क्यू 1112 कह रही है कि 6:11 पर उनको कॉल मसूल हुई कि हफीज़ सेंटर, जो कि आपके एक पोश इलाका है, हब है आपका इलेक्ट्रॉनिक की, मोबाइल की, कंप्यूटर की मार्केट है, उसमें आतिशज़दगी जो हुई है उस पर कॉल मसूल होती है। अच्छा, इतलात क्या मसूल हुई कि इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से 2 गाड़ियाँ भिजवाई गई और उसको मामूल की आतिशज़दगी ली गई कि मामूल की आग होगी, एक दुकान में लगी होगी, उस पर जो 2 गाड़ियां गई हैं वो उसको बुझा लेंगी या उस पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, उस क्या हुआ कि 2 गाड़ियों के बाद उनकी शिफ्ट चेंज हुई रेस्क्यू 1112 की, और उसके बाद उनके ऑफिसर्स तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए कि हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है। बिल्कुल। जब मैनेज करने का वक्त, आग क्योंकि वहाँ आतिशगीर मादा भी मौजूद था, प्लास्टिक मौजूद था, और भी बैटरीज जो हैं उनकी वजह से कंप्रेसर था, ये सारी चीज़ें थीं, तो आग ने जल्दी शिद्दत पकड़ी। और आधे से पौने घंटे या घंटे के दौरान जब इस पर कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी ना हुई तो उसके बाद आग का फैलाव बढ़ना शुरू हो गया। मुझे बताएं कि दूसरे फ्लोर पर, दूसरी मंजिल पर आग लग गई और तीसरी और चौथी मंजिल को वो खाक में तब्दील कर दे, तो फिर मैं आज कहूँ कि हमारे जो इदारे हैं और बिलखसूस जो फायर फाइटर्स हैं, उनको तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन लोगों ने, जो अहलकार वहाँ पे काम करते रहे। बट मनसूबाबंदी किसने करनी थी, एक प्लानिंग किसने करनी थी कि इतना बड़ा प्लाजा जिसमें अरबों रुपए का सामान है, और मतलब मैं कल ताजरों को आप दीदा होते देखा है, वो लोग हसरत भरी निगाहों से नीचे होकर कहीं से देखते थे कि मेरी दुकान बची है, मेरी कहाँ पर दुकान है, और कुछ भी नहीं मालूम था। धुएं के बादल आसमान पे मंडला रहे थे, आग के शोले बुलंद हो रहे थे, 15-15, 20-20 फुट तक जो आग जब भड़क रही हो, तो फिर आप क्या समझेंगे उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 1112 और हमारे इंतजामी इदारों ने 3 घंटे मुसलसल उसमें गफलत बरती, मिसमैनेजमेंट का नतीजा ये निकला। मुझे बताएं कि 10 बजे तक ये आग जो है आपके दूसरे से निकलकर चौथे फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। यानी आपके पास इनफ कैपेसिटी भी है, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से सब चीजें खराब हो गई। आपने करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है जिसको कल इस्तेमाल किया गया है, आपने इंपोर्ट की हुई है, और इसको इंपोर्ट करके मकसद भी यही था कि जब एलडीए प्लाजा पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था तो हमारे पास ये मशीनरी नहीं थी। बिल्कुल। उसके बाद कहा गया कि जो हमारी जो बुलंदो बाला इमारतें हैं, अगर उसमें इस तरह का वाक़या होता है तो हमें उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, वो भी आपने इस्तेमाल शुरू की। फिर मालूम ये हुआ है कि आगे जो पानी की सप्लाई जिन गाड़ियों से रेस्क्यू 1112 ने करनी है, वो 4 गाड़ियां जो है आपने ग्राउंड की हुई हैं। ग्राउंड का मतलब वो खराब हो चुकी हैं, वो खटारा हो चुकी हैं। अच्छा, और भी गाड़ियां आपके मौजूद हैं। जब देखा कि आग भड़क गई, बहुत सारे फ्लोज जो हैं वो आप उसकी लपेट में आ गए, शिद्दत बढ़ गई, फिर कहा जी शेखुपुरा से बुला लें, डिवीजन से बुला लें, अब सब से बुला लें। उस वक्त तक पानी जो है वो सर से गुजर चुका था, ताजर बरादरी की उम्मीदें टूट चुकी थीं, वो हसरत भरी निगाहों से वो बैठ चुके थे और उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि आज चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। मुझे बताएं कि जिसकी जमा पूंजी, जिसने सारी जिंदगी मेहनत और की फिर हो, इन हालात में जिस तरह से हालात हैं, महंगाई से हर कोई परेशान है, तो आपका रोजी रोटी का एक जरिया भी जो है वो आपसे छिन जाए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 6:15 बजे का हम ले लेते हैं कि 6:11 पे जो कॉल आई, उसके बाद 10 बजे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जागती है, आपके वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस वक्त जागते हैं, उस वक्त जाकर नोटिस लेते हैं, बल्कि 10 बजे के बाद शायद लेते हैं जब इतनी बड़ी आग टीवी स्क्रीन पर आ गई, जब चैनल्स ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि एक प्लाजा लाहौर के हब में और इतनी बड़ी मार्केट उसमें आग लगी है और वो सारा नुकसान होता जा रहा है। तो उसके बाद नोटिस हुए, उसके बाद ACS होम मोमिन आगा वहाँ पर आए, कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार गुमन आ गए, डिप्टी कमिश्नर हमारे मुदस्सर रियाज आ गए, AC मॉडल टाउन रिसाइन रांझा आ गए, रेस्क्यू के DG डॉक्टर रिजवान नसीर, जिनका 15 अक्टूबर को वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन वो भी आ गए, चाहे रजा कराना तौर पर आए, जिस तरह भी आए वो भी आ गए। बात करने का मकसद ये है कि 3-3.5 घंटे का वक्त जब हमने ज़ाया कर दिया था,
उसके बाद आपने जब आग के शोले बुलंद हो गए और आग ने पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया, तो फिर आप किस तरह उसको कंट्रोल करते? फिर नामुमकिन था। बिल्कुल ऐसे ही। फिर क्या हुआ कि आप एक साइड से आपने ऑपरेशन शुरू किया, पेस वाली साइड आपने मेन बुले पर वार्ड पर ऑपरेशन शुरू किया, फिर एक साइड आपने इग्नोर की। जहां पे ये फुटेजेस हैं कि आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, ये उस प्लाजा की तरफ हम खड़े हों तो ये उसकी राइट साइड भी सारी जहां अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्लाजा है वहां से ये बनी हुई फुटेजेस हैं, ये अंदर के मनाजिर हैं। आप उसमें देखें कि पूरी दुकानें जल रही हैं, लैपटॉप्स उसमें जल रहे हैं, सीपीयू जो हैं, कंप्यूटर, सब मोबाइल सब जलते नजर आ रहे हैं उसमें, लेकिन वहां पे रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं है। जब हाईलाइट करना शुरू किया कि प्लाजा के शुरू में तो धुएं उड़ रहे हैं, वो तो आग बुझा रहे हैं, लेकिन अंदर बैक साइड पे जो आग फैल रही है, अंदर में जो नुकसान पहुंचा रही है, उसकी तरफ जाना होगा। फिर रेस्क्यू ने 4 घंटे बाद उस पर काम शुरू किया। 4 घंटे बाद जब शुरू किया, और फिर उस वक्त तो आग जो है आपके हाथों से निकल चुकी थी, बेकाबू हो चुकी थी। फिर मतलब मैं कहूँ कि इंतजामी इदारों ने काम नहीं किया, वर्किंग नज़र आ रही थी, लेकिन मुनासिब प्लानिंग नहीं थी। मैं रेस्क्यू 1112 के एहलकार जो हैं उनको तो क्रेडिट देता हूँ, लेकिन उनको मैनेज करने वाले, उस पर हिकमत अमली बनाने वाले और एक मनसूबा बंदी बनाने वाले जो हैं उनको क्रेडिट बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कल 10 से 12 घंटे ये सारे सीन देखे। मैंने नहीं देखे, लाहौरियों ने देखे, पूरे पाकिस्तानियों ने देखे हैं। कि मुझे वो वाकया भी याद आया कि जेल रोड पर एक गाड़ी को आग लगती है, आधा घंटा रेस्क्यू वालों से वो नहीं बुझाई जाती, आपको भी याद होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, इन सब चीज़ों के बाद अगर हम कहें कि ये वो इदारा जिसको उस वक्त में बनाया गया जब हमारे यहाँ दहशत गर्दी थी, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे कि हमें इनकी ज़रूरत थी, और आज उसका पुरसान हाल कोई नहीं है, आज उसको पूछता कोई नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है उनको देखना होगा। सिर्फ इसमें नहली और गफलत और थोड़ा सा उस पर तवज्जो नहीं दी गई। शायद ये समझा गया कि एक दुकान की कॉल है, छोटी आग होगी, उसकी वजह से वो अल्टीमेटली बड़ी। शायद सरफराज साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है डीसी लाहौर ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और जिस तरह से ताजिर परेशान है, उनकी परेशानी तो बनती भी है, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिस तरह से हम अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें, 3 घंटे तक मिस मैनेजमेंट थी, प्लानिंग कोई नहीं की जा रही थी, रेस्क्यू की उस तरह से जो है हमें कोई फीडबैक जो होना चाहिए वो नजर नहीं आया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो वाकई ये हादसा जो है ये अलमनाक है। इसके जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो हमने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 24 आवर्स में देनी है। इसके लिए 10 रुकनी कमेटी, 12 रुकनी कमेटी जो है वो कमिश्नर साहब ने बना दी। उसके अलावा सब कमेटीज बन गई हैं। एक रिपोर्ट आज हम सबमिट करेंगे इसकी कि इसकी कॉज क्या थी। अब जहाँ तक बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का, ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन था इन अ सेंस कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी मटेरियल था, 9,500 दुकानें हैं यहाँ पर। इसके अलावा उनके एयर कंडीशन, कंप्रेसर, हर एक दुकान में एक एयर कंडीशन तो लगा हुआ है, बैटरीज हैं, एलईडीज हैं, टेलीविजन है, डक्टिंग सिस्टम है जिसमें तारें जा रही हैं। सो ये एक बड़ा ही एक सूदमंद है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर आग फैल सकती है। जब आग एक जगह पर फैली, 6:11 पर ये आग स्टार्ट हुई, कॉल हुई रेस्क्यू को, 7 से 8 मिनट में वो वहाँ पहुँच गए थे। इसकी हमारे पास एविडेंस, वीडियो एविडेंस मौजूद है इस चीज़ का। उस वक्त आग डेफिनेटली एक जगह पर थी, लेकिन वो फैल रही थी। जिस तरह मैंने आपको बताया, इनकी डक्टिंग के अंदर से ये आग फैली है, जो डक्ट्स हैं इसकी, क्योंकि उसमें तारें होती हैं। अभी आप एक दुकान को टच कर रहे होते हैं, वो आग अगली शॉप में चली जाती है। वंस इट एंटर्स इनटू अ शॉप, फिर ऑब्वियसली वहाँ पर बैटरीज पड़ी हुई हैं, वो फटती हैं। हमारे जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्होंने अंदर जाकर इस आग को कंटेन किया, और तकरीबन कुछ 60% जो आपका तहफ़ीज़ सेंटर है वो आज बच गया है, वो इन्हीं की वजह से बचा है। अदरवाइज ये नुकसान इससे बहुत ज़्यादा हो सकता था। उनमें से कंटेन किया। बेसमेंट, जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है काफ़ी हद तक बच गया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तो मुकम्मल तौर पर बच गया। जहाँ तक सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर है, वो उसका हाफ पोर्शन जो है वो जला है, और उन्होंने इसको कंटेन किया है। मुदस्सिर रियाज साहब, कता कलामी माफ, मुझे सिर्फ ये बताएगा, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ या ये जो कुछ भी हुआ, 24 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया,
बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर माजरत से नहीं है कि टाइम टू टाइम जाकर वहाँ पर इंतज़ामिया चेक करे कि आया वहाँ पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो इससे निमटने के लिए इतनी बड़ी शहर की ये मार्केट है हफीज़ सेंटर, पूरी दुनिया में शहर लाहौर में हफीज़ सेंटर के बारे में लोग जानते हैं, और यहाँ पर इनफ इंतज़ामात ना होना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं फ्रेंकली हुकूमत, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न इदारे हैं, डेवलपमेंट, यहाँ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको डील करती है ऑब्वियसली, इसकी बिल्डिंग बाय लॉज को, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। लेकिन ये इतना आसान इशू नहीं है कि हम आज, जिस तरह ये कल एक सेंटर में आग लगी और आज हम इस पे बात कर रहे हैं, 2 दिन के बाद दोबारा भूल जाएंगे, मीडिया भी किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम बने कैसे, ये इशू स्टार्ट कैसे हुए और हल कैसे करना है, ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स विकेट प्रॉब्लम है। अभी वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वहाँ जो दुकानदार मौजूद हैं, अगर आप उन पे बिल्डिंग बाय लॉज अप्लाई करने जाएंगे तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, वो फिर भी एहतजाज करेंगे, इसके ऊपर भी एहतजाज करेंगे। प्रॉब्लम इस किस्म का ये बन जाता है तमाम बिल्डिंग्स के अंदर। पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल कोताही है उन डिपार्टमेंट्स की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इस इवेंट के बाद, इंसिडेंट के बाद जो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके बाद हम अपना एक इनिशिएट करेंगे प्रोसेस। बट ये बताया जैसे ये कॉम्प्लेक्स इशू है, हम इस पे जब हाथ डालेंगे तो फिर ऑब्वियसली अदालतें भी हैं, लोग कोर्ट में भी जाते हैं, वो अपने राइट्स के लिए, अपने इश्यूज के लिए फिर हमें वो फैसले मानने पड़ते हैं। हमारे जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बॉडीज इनकी मौजूद हैं, उनको भी साथ लेना होगा। ये अकेला गवर्नमेंट, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको सॉल्व नहीं कर सकती, उनको सेंसिटाइज करना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साहब ये बताइएगा, बिल्डिंग को इस टाइम मुकम्मल क्लियर कर दिया गया, आग पर तो काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, क्या इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को क्लियर कर दिया गया है? ये बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी इस इंसिडेंट के बाद जो बिल्डिंग आइडेंटिफाई हुई हुई हैं, हम उनको नोटिस देने लगे हैं, हम अपनी कार्रवाई का आगाज करने लगे हैं और हम बिल्कुल इस पे सख्ती करेंगे, बिल्डिंग बाय लॉज के ऊपर भी और सेफ्टी मेजर्स के ऊपर भी। डेफिनेटली जानों से और माल से, जो लोगों की जिंदगी है, उनसे नहीं खेला जा सकता। हम इसमें सख्त इक़दाम अब करने पड़ेंगे। बिलाशुबा ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि पहले से ही आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होना ना हो। खैर, इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो नुकसान हुआ, जो ताजिर परेशान है, जो दुकानदार परेशान है, उसका अजाला कौन करेगा, सवाल ये है। थैंक यू सो मच। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और कल जो तमाम तर कार्रवाई की गई उसका अहवाल भी बता रहे थे, रेस्क्यू की कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने बात की। अब दुकानदारों की परेशानी कौन हल करेगा, और फिर जो सवाल मैंने ये किया कि टाइम टू टाइम हम क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पहले से हमारी कोई प्लानिंग क्यों नहीं होती। शायद सिप्रा साहब से भी ये जानेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या इंतजामात पहले से ही थे, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हफीज़ सेंटर्स आने के हवाले से ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डीसी साहब की गुफ्तगू भी सिप्रा साहब आपने मुलाहिजा की। अब जिस तरह से कल आप लोगों ने रिपोर्ट किया, नुकसान तो एक तरफ, सामान भी चोरी करते रहे साथ साथ लोग, किस तरह से परमिशन दी गई कोई अंदर एंटर हो जाए? देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट जो है वो उस पर मुतफिक तो नहीं हूँ, ठीक है, काबिल एहतराम है उनकी स्टेटमेंट, वो भी वहाँ पे रहे और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अंदर जाकर ऑपरेशन की निगरानी भी की। बात यह है कि आपने कहा कि अंदर लोग जा रहे थे, जब आग लग गई, जब भड़क गई और पूरा प्लाजा लपेट में आ गया, तो फिर ताजर बरादरी की आखिरी बात यही थी ना कि उनकी जमा पूंजी जो है वो खुद निकाल लें जाकर। फिर यही हुआ कि जो साइड बची थी जहाँ पर आग की तपिश नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तो ऑलमोस्ट लोगों ने सारा ही सामान निकाल लिया, उस पर जाने की इजाज़त दी गई। फर्स्ट फ्लोर पे जाने की इजाज़त नहीं थी और बैक साइड जो थी वहाँ कुछ दुकानें थी जो ताजर बरादरी ने अपना सामान निकालना शुरू किया और सारा दिन निकाला। सही, और ये उनकी जरूरत भी थी। देखें, मेरी बात सुने, एक बंदे का कारोबार तबाह हो रहा है, अपनी तमाम जमा पूंजी जलते हुए देख सकता है। देखिए ना, कल यही तो वहां के मनाजिर है ना कि आपकी आंखों के सामने आपकी मेहनत, आपका सारी जिंदगी का समर, नहीं है कि आप अपनी जिंदगी रिस्क पे लगा के अपना सामान बचाने के लिए जा रहे थे।
लोग आए, उनका मजदूर तबका आया। देखें ताजर बरादरी को नुकसान अपनी जगह पे, यहाँ हजारों की तादाद में मुलाजमीन काम करते बिल्कुल सही हैं, कह जिन रहे हैं, लोगों ने कितनी शाम बड़ी जाके तादाद अपने में लोग- खानदान की कफालत करनी है। सही कह रहे हैं। सामान निकाला, अच्छा सामान सारा दिन निकालते रहे लोग, बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया, कुछ लोगों का जल गया, सारा कुछ हुआ साथ में। बात यह थी कि अगर उस दौरान ना निकालने देते तो ताजर बरादरी एहतजाज पे चली जाती। उनको रेस्क्यू का अमल या फायर फाइटिंग जो हो रही थी वो सब कुछ नजर आ रहा था, और उसके बाद उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, और उनको लग रहा था कि यह प्लाजा पूरा अब आग की लपेट में आ जाएगा और उसकी वजह से हमें नुकसान होगा। इसलिए इंतजामिया ने भी उनको नहीं रोका, और बहुत अच्छी बात है, इंतजामिया को रोकना भी नहीं चाहिए था, ताकि जितना सामान निकल आता कम से कम ये उनकी बचत हो जाती, और हुई भी सही। बात यह कि जो आपने चोरों का जिक्र किया, हमेशा होता है, खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ दहशत गर्दी का वाक़या हो जाए तो उस वहां पर भी इस तरह के शरपसंद लोग जो है वो मौका का फायदा उठाते हैं। और मून मार्केट का वाक़या मुझे याद है कि वहां सोने की चूड़ियां औरतों की उतारने की वाक़यात रूनुमा हुए और वो रफू चक्कर हुए। बात यह है कि हम लोग जो है अगर इस तरह के वाक़यात पे जिस तरह बाकी लोग गमज़दा हैं, हम उनके गम में कम से कम शरीक नहीं हो सकते, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ कि उनके मुलाजमीन और ताजर खुद जा रहे हैं दुकानों में, वो सामान निकाल रहे हैं, उसकी आड़ में आम लोग जो हैं वो भी एंटर हो रहे हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, पुलिस चेक नहीं कर रही, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको रोक नहीं रही, पुलिस भी नहीं रोक रही। और उसमें क्या हुआ कि 2 लोग आपने उनको पकड़ा, इस बुनियाद पर पकड़ा कि ताजर बरादरी ने खुद जब उनको देखा, वो ऐनी शाहिद हैं कि ये लोग हैं, हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हमारे मजदूर नहीं है, उसके बाद पकड़ा गया। अच्छा जब अंधेरा हुआ थोड़ा, उसको बंद कर दिया गया, एलडीए ने सील कर दिया, आपके सिविल डिफेंस ने पूरा प्लाजा सील कर दिया, फिर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बात यह है कि आप देखें 400 दुकानें जो हैं, ये इब्तदाई स्टेटमेंट है कि जल गई हैं, 940 या 40 के करीब दुकानें। इसका क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% जो दुकानें हैं वो जलकर राख हो गई हैं। आपके दूसरे मंजिल पर लगने वाली आग तीसरे पर पहुंच जाए, चौथे पर पहुंच जाए, और फिर फर्स्ट फ्लोर पर भी आ जाए। फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको वाक़या सुनाता हूं। जब 7 बजे के करीब फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी है, मैं वहीं पर मौजूद था, मुझे शोले नजर आए हैं। अचानक रेस्क्यू ने ऑपरेशन वहां शुरू किया है, तो एक शहरी बड़ा है और उसने फायर ब्रिगेड का पाइप उठाया, अच्छा। पानी वाला, और उसने पानी, वो छोटा सा पाइप था, उसने पानी डालना शुरू कर दिया। खैर वो आया वापस, तो मैं उस वक्त वहां से कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने उसको रोक लिया, उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा भाई आपने पाइप क्यों उठाया? तो वो मालिक था। अच्छा। मैंने कहा आपने क्यों उठाया? कहते रेस्क्यू का ऑपरेशन सारा दिन हम देख रहे हैं, तो अगर मैं ये पाइप ना उठाता, मैं इनकी मामला ना करता, तो मेरा तो चैप्टर क्लोज है। और चैप्टर क्लोज भी हो गया, उसकी दुकान जल गई। उसने बताया कि मेरा नेटवर्किंग का काम है और मेरा 2.5 करोड़ रुपए का जो दुकान है वो इसमें सामान पड़ा, और वो सामने देख रहा है, वो बेबसी की तस्वीर बना है, उसके सामने उसका 2.5 करोड़ का सामान जल गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे बताएं कि ये सारा दिन सैकड़ों ताजर जो हैं उन्होंने ये देखा है, उनके सामने उनकी दुकानें जल रही हैं, सामान जो है खाक में मिल रहा है, लेकिन वो बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे बताएं कि सूबाई वजीर सेहत जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां आई हैं, तो कम से कम ताजर बरादरी की जो उस वक्त हालत थी, वो आपदीदा थे, वो गम में थे, वो गुस्सा में भी थे, बिल्कुल। तो उनको कुछ उनके हालात का मदावा करना चाहिए, उनकी मुलाकात उनको इस बुनियाद पर होती कि अच्छा क्या हुआ जब आप इस तरह के स्टेटमेंट दें कि रेस्क्यू अभी हमारा इदारा है, ये हमारा महकमा है, हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर देखें ताजर बरादरी जिनकी जमा पूंजी उनकी आंखों के सामने नजर आतिश हो रही हो, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो आमतौर पर होता है, उनको घेरा गया, एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई। अच्छा बहुत अच्छी बात हुई कि पुलिस ने कंट्रोल किया, इस इवेंट को सियासी नहीं बनने दिया। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि आप हमारे सूबाई वजीर तालीम भी आए, मीडिया गुफ्तगू की, हाजिरी लगवाई, चले गए। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा हादसा हो जाए, और बरादरी जिसको आप कहते हैं कि इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हम इनको रखते हैं, माना जाता है, और उनका मदावा करने के लिए आपके गवर्नमेंट जो है वो कोई ना आए, और सीएम साहब घर बैठे मॉनिटरिंग करते रहे। और मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं भाई? सामान तो सारा जल गया है, बिल्कुल, सामान जलकर राख हो गया, फिर आग, लोगों के आग कुछ नहीं है। मेरा है कि मैं शुरू से एक ही पॉइंट पे रहा हूं, जब आग की देखें बहुत सारे इंसिडेंट हमने कवर भी किए हैं। मैंने शुरू में जब फर्स्ट टाइम वहां पे रिपोर्टिंग 10 बजे की है, मैंने कहा था कि ये आग उस वक्त रुकेगी जब पूरा सामान जल जाएगा, और वही हुआ। आज देखिएगा कूलिंग का अमल हो गया है।
आए लोग इसमें विजिट करेंगे, मीडिया नुमाइंदगान भी विजिट करेंगे। मुझे बता दें कि आप कह रहे हैं कि डीसी साहब भी कह रहे हैं, कमिश्नर भी, सब कह रहे हैं कि हमने आग को कंट्रोल किया। भाई जिस एरिया में आग लगी है सारा सामान जलकर राख हो गया, एक दुकान नहीं बची। आग कंट्रोल कैसे हुई? कैसे कंट्रोल किया जब सब कुछ जल गया उसके बाद कंट्रोल का फायदा भी क्या हुआ? शायद सिप्रा साहब, एक सवाल मैंने डीसी साहब से पूछा था, जिम्मेदारी किसकी है ये चेक करना? इतनी बुलंदो बांग इमारतें हैं, बड़े कारोबारी मराकज हैं, वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने इस तरह के वाकयात को रोकना है। आपके सामने एलडीए प्लाजा की मिसाल थी, उसके बाद ये इतना बड़ा सानिया हो जाना, ये किसकी कारकर्दगी पे सवाल? मेरी बात सुने, डीसी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा उससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट आई कि एलडीए ने क्या कहा कि एलडीए की जिम्मेदारी बनती भी है। ठीक है जी, बिल्डिंग्स बन गई, चाहे कानून की वायलेशन हुई, चाहे कानून के मुताबिक बनी, ये आप उसको साइड पे छोड़ दें। बात यह है कि उनका आप देखें वो बात कर रहे हैं कि अगर आज हम इस तरह के फायर इंसिडेंट को रोकने के लिए इकदामात करें तो ताजर बरादरी एहतजाज करेगी। भाई करने दें, एहतजाज करने दें, आप तो अपना काम करें, आप उनको बिठाएं, बिल्कुल, आप उनको टेबल पे लाएं, उनसे डायलॉग्स करें, उनको बताएं कि भाई ये आपका फायदा है, आपके लिए है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के वाकया ना हो। आप इस पर बैठ जाएं और बैक फुट पे चले जाएं कि हमारे खिलाफ एहतजाज होगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ या डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज हो जाएगा, और उसकी वजह से हम रोजाना इस तरह के वाकयात देखते रहे, अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग इस चीज का मतलब नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हम इनको नोटिस देने जा रहे हैं, दें नोटिस, जो एहतजाज पे जाए आप उनको बुलाएं, अगर उसमें वायलेशन है तो उस बिल्डिंग को सील करें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बिल्कुल, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात ये है कि हम इस तरह के वाकयात से सीखते क्या हैं। आज अगर ताजर बरादरी रो रही है, देखिए हर जितने प्लाजाज हैं, जितनी चीजें हैं, वहां पर उनकी एसोसिएशन है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन मौजूद है, आप उनसे मुलाकात करें। कल के जो प्रेसिडेंट है, आपने उनकी बात सुनी ना, आपको सुननी चाहिए भी थी। बिल्कुल, आज भी वही करें कि अगर किसी जगह पर इस तरह के नहीं है तो आप उनको बिठाएं। बात यह है कि कल का इतना बड़ा सानिया है, बहुत सारे लोगों ने आंखों से देखा। आप शुरू में जब मैं पहुंचा हूं तो सड़क, ऐसी सड़क पर लोग आए हुए थे, आवाम इस कदर आई हुई थी कि आप सोच नहीं सकते कि आपकी रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं उनको पहुंचना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने पुलिस की नफरी बुलाई, फिर आपने पाक रेंजर्स के जवानों को भी बुला लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको रास्ता क्लियर मिला। आपके पाक रेंजर्स के जवान आपके पास रहे, पुलिस की नफरी रही। ये पहले मैनेज करना चाहिए था। ये 3-4 घंटे के बाद सारी चीजें। मुझे एतराज सिर्फ इस बात पे है कि इतना बड़ा सानिया है, हम 3 से 4 घंटे बाद क्यों जागे हैं? हमें शुरू में ही जाग जाना चाहिए था। हमारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी क्यों नहीं मुतहरिक हुई? बिल्कुल ऐसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हफीज सेंटर सानिया जो कि बिलाशुबा एक अफसोसनाक वाक़या था, मजीद भी आगे चल के हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। फ़िलहाल एक और बड़ा ख़तरा जो कि सर पे मंडला रहा है, जिसको लेकर कोई सीरियस नहीं हो रहा, वो चाहे इंतज़ामिया है, वो चाहे गवर्नमेंट है, वो चाहे आम आवाम है, वो है कोरोना, जिसकी वजह से 11 लाहौरियों की जान चली गई है और 77 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। शायद सिप्रा साहब क्या कहेंगे? अगेन हम देख रहे हैं गफलत, लापरवाही, जिसकी वजह से पहले भी हमने खमियाजा भुगता और अब भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। हम चीज़ों से सीखते नहीं हैं कुछ। देखिए हमारी आवाम भी तो नहीं ना सीखती। सही कह रहे हैं आप। मैं तो उनसे भी, उनको भी जिम्मेदार बराबर का ठहराऊंगा, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार है। हाँ, पब्लिक एक मास्क अगर नहीं, अच्छा अवेलेबिलिटी भी है। अब ऐसा हो ना कि मास्क की किल्लत पैदा होगी, ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, अब वो बात भी नहीं रही है। बिल्कुल। बात यह है कि एक मास्क का अगर गवर्नमेंट कह रही है तो मेरे ख्याल में कम से कम इस पर अमल दरामद होना चाहिए। आपने सारे मामूलात ज़िंदगी जो है उनको बहाल किया, आपने जो मईशत का पहिया था उसको चलाने के लिए मार्केट्स जो हैं उनको खोला, बाजार खोल दिए, लेकिन सिर्फ एक हुकूमत ने मुतालबा किया कि SOPs पर अमल दरामद करें, नहीं हो रहा। और अच्छा फिर क्या हुआ? होता ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, उस वक्त बाज़ औक़ात ये भी आ रहा था कुछ महीने पहले से कि विंटर जब आएगा, समर का मिड और विंटर का आगाज़ जो होगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके कोरोना वायरस फिर आएगा। अच्छा हुआ भी सही कि केसेस बढ़े, 10-15 तक आ गए, फिर उसके बाद अब 77 हो गए, कभी 100+ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। आप देखें अब शरह अमवात जो हैं वो भी नजर आ रही हैं, पहले लाहौर में आपकी अमवात का रिपोर्ट होना नहीं था। अच्छा अब बात यह है कि आप उस वक्त सामने आए, जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि एक तरफ तहरीक चलाएगी अपोजिशन ने,
तहरीक चलाई और साथ में सूबाई वुज़रा जो है एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैल सकता है, बंदे इकट्ठे होंगे। अच्छा, अब इस वक्त में आपका स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया, बिल्कुल वो सियासी बन गया। अब लोग पहले ही कहते थे कोरोना शरोना कुछ नहीं है। अच्छा, अब जब आपने कहा कि तहरीक चल रही है, फिर वो सारा उस पर डाल दिया कि अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है, इसलिए आप कोरोना का कह रहे हैं कि अच्छा, फिर आपने स्टेटमेंट्स भी दी, वहां से पुलिस ने भी स्टेटमेंट दी कि जो जलसा का है वहां पे कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अब इन हालात में ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अवाम को एतमाद में किस तरह लेना है। जब तक एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जब कोरोना आया उस वक्त खौफ की फिजा भी बनी, गवर्नमेंट भी रोजाना की बुनियाद पर मीडिया ब्रीफिंग्स, मीडिया के नुमाइंदगान से बात करना और मुख्तलिफ किस्म का सोशल मीडिया के जरिए पैगामात भी सामने आना, उसके बाद अवाम में थोड़ी आगाही पैदा हुई और अमल दरामद शुरू हुआ। आपके सरकारी दफातर में भी हुआ, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, समाजी आपने फासला। पाबंदी खुद चाहा ना कि हम यकीनी बनाएं। अब तो हुकूमत इस मामले पर भी सिपरा साहब संजीदा नजर नहीं आ रही। अवाम की, ठीक है मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा ताउन अवाम का ही दरकार है, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की संजीदगी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उस वक्त में अगर इस तरह के बयान देंगे, अच्छा वो बयान दिया उसके बाद फिर गायब है, बिल्कुल, उसके बाद फिर आपने कोई मुलाकात नहीं की। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद करवाना, हम मार्केट्स की बात, अभी स्कूल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, इवन आपके जो प्री नर्सरी KG की क्लासेस हो रही हैं उन स्कूल्स में भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मास्क के साथ बच्चे जा रहे हैं, सैनिटाइजर उनके बैग्स में जा रहे हैं, ये हो रहा है। मुझे बताएं कि बड़ी मार्केट इशू कहां पे आ रहा है? हमारी जो गुंजान आबादियों में जो हमारी मार्केट्स हैं, इस मार्केट, बागबानपुरा मार्केट्स और इस तरह की जितनी लिबर्टी मार्केट, रश ज्यादा है, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में आप चले जाएं, आपको कहीं पर भी, आपके लाहौर की किसी मार्केट में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ कोरोना है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वो बैठे, ताजर तंजीमों के साथ बैठे, उनके अहदेदारों के साथ बैठे, उनको बताएं कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ हम आपकी मार्केट बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये दुकानें बंद कर देना, एक दुकान ने अमल दरामद नहीं किया, 2 दुकानों ने नहीं बंद, इससे कुछ भी नहीं होना। आप पूरी मार्केट बंद करें, कोई प्लान बनाए, कोई मनसूबाबंदी बनाए, कोई ऐसी मिसाल तो कायम करें कि बाकी लोग जो हैं उनको पता चले कि भाई फलां मार्केट बंद हुई है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं कि कम से कम हुकूमत का कहीं एक्शन तो नजर आए ना, हुकूमत की संजीदगी नजर आए कि हम लोगों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए मार्केट्स को बंद करना है। स्कूल्स हो रहे हैं ना बंद, बिल्कुल, कॉलेज भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी हो रही हैं, मार्केट्स क्यों नहीं हो सकती? मार्केट्स क्यों नहीं हो रही? जहां पर ज्यादा खदशात है, अगर मार्केट्स को बंद करना हमारे यहाँ, अब मुतहम्मिल हम नहीं है इस बात के, अगर मार्केट्स को बंद कर दें सफेद पोश तबका मुतासिर होगा, ताजर बरादरी, उसके साथ मुलाजमीन, कारोबार करने वाला, रोजाना उजरत वाले सब मुतासिर होंगे। इसलिए एक मास्क का इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में सब मामलात कंट्रोल में हो जाएंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है और ये उस वक्त तक होना भी नहीं है जब तक हुकूमत वक्त जो है और हमारी रियासत इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगी और उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक क्योंकि मुझे नहीं इस लगता चीज के हम सभी गवाह हैं कि जब हुकूमत संजीदा हुई तो हमने लोगों को भी संजीदा होते देखा है। आपने चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन किया, आपने बड़े बड़े इलाकों में लॉकडाउन किया, आपने अपनी रिट जब बनवाई तो आवाम को भी हमने संजीदा होते देखा है। अगर अब हुकूमत रिलैक्स बैठी है तो लोग ज्यादा रिलैक्स बैठे हैं। तो फिर देखे ना, जब बात तो यही होती है ना, हुकूमत की तरफ आवाम तो देख रहे होते हैं ना, वो हुकूमत क्या फैसला करती है, हुकूमती नुमाइंदगान क्या फैसले करते हैं, वुज़रा, प्राइम मिनिस्टर सब तक देख रहे होते हैं ना वो क्या फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त तो हमारी तो सियासत चल रही है ना, हम लोग कोरोना, वबा, डेंगू, ये सब हम लोग इन चीज़ों से निकले हुए हैं, हम लोग सियासत पे हैं, हमारे सियासी मफादात चल रहे हैं, किसी ने कौन सी स्टेटमेंट दे दी, किसी ने कौन सी गद्दारी कर दी, किसी ने क्या कर दिया, हम लोग उन चीजों में फंसे हैं। अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है और फिर आवाम जो चाहती है आवाम तो फिर देखे ना, आवाम की तरफ आपने आना ही नहीं है, आवाम की तरफ आपने आना ही नहीं है, कहीं पर कोई अमल दरामद करवाने की कोशिश ही नहीं करनी और फिर एक इस तरह का माहौल एक डेवलप आपने कर देना है जिसमें लोग पहले गैर संजीदा थे और फिर ऑटोमेटिकली लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर दे। माजरत के साथ कह रहा हूं लेकिन बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जब रियासत गैर संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो फिर लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को इतनी बात नहीं, अगर नहीं कर रहे तो फिर रियासत यहाँ कहाँ पे, मुझे बताएं कि रियासत की रीट है कहाँ पे? बिल्कुल सही कह कोई एक चीज मुझे दिखा दें, महंगाई, बेरोजगारी,
ذخیرہ اندوزی سپرا کوئی صاحب، ایک چیز دکھا بے روزگاری دے کا آپ گا۔ نے ذکر کیا ہے، یہ خبر میرے سامنے ہے اور یہ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے روزگاری کا عالم کیا ہے۔ پولیس اسسٹنٹ کی 48 اسامیوں کے لیے 57,000 امیدوار، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 48 اسامیاں ہیں اور امیدوار، کتنے لوگ امیدیں لے کر آئیں گے، کتنے لوگوں کی امیدوں میں پانی پھرے گا اور کتنے لوگوں کو یہاں پر نوکری مل سکے گی۔ اس میں سب سے خطرناک سٹیٹمنٹ پتہ کیا ہے کہ آپ نے گریجویشن رکھی، ماسٹرز لوگوں نے اپلائی کیا، بالکل یہاں سے یہاں بے سے آپ روزگاری اندازہ کا لگا آپ سکتے ہیں، اندازہ بے روزگاری لگائیں۔ کا۔ ٹھیک ہے 48 سیٹیں ہیں تو ہزاروں لوگوں نے اپلائی اس میں کر دیا، یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن دوسری طرف اس کی جو سب سے زیادہ آپ کو اثر انداز ہونے والی بات ہے کہ آپ نے جو لیمٹ رکھی کہ آپ کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ تعلیم اس سے یافتہ لوگ آ زیادہ رہے ہیں۔ تعلیم والوں نے اپلائی کیا۔ اس سے کیا مقصد ہے کہ ماسٹرز ڈگری کا جو ہے وہ آپ کے اسسٹنٹ کی پوسٹ پہ آ رہا ہے، بالکل اس کو تو کسی اور پوسٹ پہ جانا تعلیم چاہیے۔ حاصل کر کے وہ بیچارہ کیا اپنی فائدہ ڈگریاں ہوا لے کے ویسے پھر رہے ان ہیں۔ والدین کو؟ کیا فائدہ ہوا جنہوں نے اپنے اس ماں کو کیا فائدہ ہوا جس نے اپنے زیور بیچا؟ بالکل اس باپ کو کیا فائدہ ہوا جس نے 12 14 گھنٹے محنت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی، صحیح کہہ اور رہے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر وہ ان سے آؤٹ پٹ ہی نہ لے سکے اور ان کو بڑھاپے میں ان کا سہارا ہی ایک بندہ نہ بن سکے، تو پھر میرے خیال اور میں پھر یہ وہ بھی ریاست کی ذمہ 57,000 داری۔ امیدواروں میں سے ایک امیدوار بن کے اپنی امید لے کے جائے اور واپس لوٹ کے آ جائے۔ اس میں بھی یہی ہوگا، یہ 48 سیٹیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پولیٹیکل نہیں ہوں گی، یہ سیاسی ہوں گی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور وہ لوگ جو کہ واقعی اہل ہوں گے وہ ہمیشہ کی طرح وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ آپ کے سامنے بڑی اگزامپلز ہیں۔ یہاں مجھے بتائیں کہ 57,000 بندے میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ 48 سیٹیں جو ہیں اور اسسٹنٹس کی ہیں نا، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں، بالکل۔ اس پر کیا ہوگا کہ آپ کا ایم این اے کوٹا کہیں پر آئے گا، کہیں پہ وزراء آئیں گے، کئی آئیں گے لوگ، اور یہ انہیں اس بنیاد پر ہی آپ کی خیر بھرتی افسوس ہی ہوگی۔ کیا جا سکتا ہے سپرا صاحب ان سب چیزوں پہ، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین ہم بریک لیں گے، آپ ہیڈ لائنز جانیے گا، جس کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کر لیتے ہیں سانحہ حفیظ سینٹر کے حوالے سے۔ ڈیٹیل میں شاید سپرا صاحب نے بتایا کہ کل تمام تر دن کیا سچویشن رہی اور ابھی بھی مکمل طور پر آگ پر قابو پایا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ کولنگ کا عمل وہاں پر جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کیا ہے، اس وقت عابد چودھری ہمارے رپورٹر وہاں پر موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال ہم ان سے جانیں گے۔ عابد بتائیے گا، سب سے پہلے تو کیا آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے؟ ریسکیو نے کیا بلڈنگ کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت حفیظ سینٹر کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا، افسوسناک واقعہ ہے، جس میں حفیظ سینٹر میں موجود جو سینکڑوں دکانیں ہیں وہ جل کر راکھ بن گئی ہیں۔ اس وقت ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اس وقت سرچنگ کا عمل جاری ہے، کولنگ کا عمل اور آگ بجھانے کا عمل جو ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اس وقت موقع پر موجود ہیں، جن کا کہنا ہے کہ سرچنگ کی جا رہی ہے کہ آیا خدا نہ خاصہ کوئی دکانوں کے اندر کوئی موجود تھا یا نہیں، جس کے بعد یہ آپ کیمرہ مین جنید آپ کو مناظر دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت سنارکل کی مدد سے جو ہے وہ سرچنگ بھی کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل جو ہے شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ البتہ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب بتائیے گا، گزشتہ روز یہ آگ لگی، کتنے گھنٹے بعد جو آگ پر قابو پایا گیا، کولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، ابھی مزید ریسکیو اہلکار کی جانب سے موقع پر کیا امدادی کر رہی ہے؟ دیکھیں 6:11 پہ ہمیں یہ کال ریسیو ہوئی ہے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے ان کی اپنی ریزرویشن ہوتی ہیں۔ کل نہ تو روڈ پہ ٹریفک تھی، سنڈے کا دن تھا، اوپن روڈز تھی، ہماری گاڑیوں نے یہاں پہ بر وقت رسپانس کیا ہے، اور اگر ایک آدھ دکان پہ فائر ہوتی تو یہ بہت جلدی بجھ جاتی، لیکن ریسکیو معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس وقت فوٹیج اس چیز کی موجود ہے، ویژول موجود ہے کہ اندر کی طرف کوئی 2-3 دکانوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور 12 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو پورے پلازے میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس فوٹیج کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں۔ ہم نے اس پلازا کو سرچ کیا، ریسکیو یہاں سے آج سے نہیں ہے، ریسکیو ماشاءاللہ 14 سال سے ہے، تو ہمارا ایک ریکارڈ ہے سارے کام کرنے کے حوالے سے۔ ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریسکیو جب یہاں پہ آئی تو آگ ڈیولپ ہو چکی تھی، اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جو کمبسٹیبل مٹیریل ہے، جو بیٹریز ہیں، جو اس طرح کی لیتھیم بیٹریز ہیں، یہ کسی بھی شخص کو کسی بھی جگہ پہ جب آگ لگتی ہے تو یہ ود ان سیکنڈ جو ہے وہ بوم کرتی ہے۔ ڈیزل بھی موجود تھا، اسی کا کمپریسر بھی دھماکوں کے ساتھ پھٹنے دیکھیں 29 لوگوں کو ہم نے سیفلی وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے۔ یہ کل کا سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی شخص زخمی انجرڈ جو ٹریپ نہیں ہوا ابھی تک، جو انفارمیشن ہے۔ رات 9 بجے فائر کمپلیٹلی جو مین فائر تھی، جو ایکٹیو فائر تھی، اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن اگر آپ فائر ایکسٹنگوش کرنے کے بعد اس ایریے کو لیفٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ آگ لگ جاتی ہے۔ ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کولنگ کرنا مست تھا، پوری رات یہاں پہ کولنگ ہوتی رہی ہے۔ اب بھی کچھ 1-2 پاکٹس ایسی ہیں یہاں کے اوپر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد
जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले ये प्लाजा कर दिया जाएगा। रेस्क्यू अभी सेकेंडरी रिसर्च कर रहा है, एक एक शॉप के अंदर देख के खुदा ना खास्ता कोई शख्स वहाँ पे ट्रैप ना हो, कोई ऐसा वैसा मामला ना हो। इसके बाद ये मुतलका अदालत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस दुख के और परेशानी के लम्हे में, अगर आप इतना बड़ा काम करते हैं तो प्लीज़ अपनी शॉप पे एक छोटा सा स्मोक डिटेक्टर लगाएं जिसकी टोटल कीमत 600 रुपये है। स्मोक डिटेक्टर आपकी अपनी हिफाजत, आपकी शॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो सेफ्टी मैयर्स है। दूसरी बताइए, रेस्क्यू की जानिब से बिल्डिंग को कब तक क्लियर कर दिया जाएगा? देखने में आता है कि किसी जगह पर हीट वेव होती है, उसकी वजह से दोबारा आग के शोले जो हैं वो उठ सकते हैं या धुआं जो है स्मोक शुरू हो जाता है। तो बिल्डिंग कब तक? देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ बच गई है वो दोबारा भड़क ना उठे, इसीलिए रेस्क्यू यहाँ पे मौजूद है। बैक साइड पे पूरी की पूरी बिल्डिंग क्लियर है। अगर आप ऊपर गए हैं तो आपको पता चल गया होगा, आग पीछे नहीं फैली। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, माइनर एक दो शॉप है, ऑलमोस्ट सारी क्लियर है। इवन ये जो फ्रंट नजर आ रहा है इसके बैक साइड पे भी क्लियर है। आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 70% ऑफ द प्लाजा जो है उसको सेव कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन रेस्क्यू हर दम अपने लोगों की मदद के लिए यहाँ पे तैयार खड़ा है। थैंक यू। आबिद, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर तक जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर करके इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा, मुझे ये बताइएगा कुछ नुकसान के अजाले का तखमीना लगाया गया है कि अब तक नुकसान कितना हुआ है इस अफसोसनाक साने में? बिल्कुल, इस वाले से सिर्फ रवायती कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ नोटिस लिया गया था, उसके बाद वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। मियां खालिद महमूद का कहना था कि सीएम की इंस्ट्रक्शन पर वो मौका पर पहुँचे हैं ताकि ताजरों के जो नुकसान हुआ है पहले उसका तखमीना लगाया जाए और उसके बाद अजाला किया जाए। लेकिन शहर में देखने में ऐसा भी आता है कि ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी ऐसे बड़े वाक़यात हो चुके हैं जिसमें शहरियों की कोई सुनवाई नहीं होती, ना ही उनकी कोई माली इमदाद होती। अलबत्ता ताजिर भी यहाँ पर मौजूद है जिनका उनकी आंखों के सामने मैं इसी तरफ आने वाली थी। ताजिरों का क्या कहना है? कल हमने देखा ताजिर आप दीदा नजर आए, इतनी अपनी जमा पूंजी जिंदगी की खराब होने पर बेचारे रोते नजर आए। हमें लिया था, लेकिन कुछ जो नीचे दराजों वगैरह में बिल्कुल ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कल यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था अपनी मदद आपके तहत वो दुकानों में गए हैं, जितना सामान वो निकाल सकते थे वो उन्होंने सामान निकाल लिया। लेकिन अभी भी करोड़ों मालियत का सामान जो है वो दुकानों के अंदर मौजूद है। लेकिन ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इस वक्त जो प्लाजा है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। पुलिस के इस हवाले से कहना है कि फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंचेंगी, मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद जब तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी तो फिर प्लाजा को खोला जाएगा, क्योंकि इसमें अंदेशा है कि आया इसके बाद बिल्डिंग जो है वो तकरीबन खस्ता हाल हो चुकी है तो उसमें मजीद कोई नुकसान ना हो सके। अलबत्ता ताजर हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा आपकी किस फ्लोर पे दुकान थी और आपका नुकसान? जी बेसमेंट में शॉप है हमारी। नुकसान तो देखें, नुकसान तो हुआ है, लेकिन कुछ सामान हम लोग निकाल चुके थे। लेकिन अफसोस बेसमेंट में आग से बच गई है, पानी की पानी की लपेट में आ गई है। लेकिन अफसोस ये है कि जब मैं इकबालटों से पहुंचता हूँ यहाँ पे तो यहाँ मैं देखता हूँ कि रेस्क्यू वाले हैं ही नहीं। तो मकसद है कि अगर वो ये बता रहे हैं कि 6:11 पे उन लोगों को इतला मिली है, लेकिन हमें उससे पहले गार्ड्स वगैरह का फ़ोन आया तो हम लोग पहुँचे। हमने उस वक्त कुछ सामान, क्योंकि हमारी शॉप के ऊपर ही ये आग लगी हुई थी, तो हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सका, जो भी हो सका निकल सका था निकाला। बहरहाल अगर मेरे ख्याल में रेस्क्यू वाले इससे जल्दी आते तो ये नुकसान से बच सकते थे हम लोग भी और सारे ही। और मजीद ताजर भी है यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा आपकी किस फ्लोर पे दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी और नुकसान क्या हुआ आपका? मेरा कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का काम करते थे, 4th फ्लोर पे थे। लेकिन जब हम लोगों को सुबह पता चला, मुझे 7 बजे करीब पता चला, तो मैं उसी वक्त रश करके यहाँ पर आया। जो इनको रेस्क्यू वाले जब आए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कहाँ से शुरू करें। एक से कहा, दूसरे से कहा कि थैंक यू सो मच आबिद, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये वो दुकानदार हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जमा पूंजी उनकी आंखों के सामने जली है और कब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, किसकी गफलत थी जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गई हैं। लेकिन वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी आंखों के सामने जल गई, उनके तासुरात आपने सुने, बिलाशुबा उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हफीज़ सेंटर के मनाजर आबिद ने हमें दिखाए। अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि विदिन 2 आवर्स जो है वो इंतज़ामिया के हवाले प्लाजा को कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है रेस्क्यू की जानिब से क्लियर भी कहा जाएगा। स्टूडियो में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे मेहमान, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सदर हैं हफीज़ सेंटर के मलिक कलीम साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। बिलाशुबा जिस तरह से हम ताजिरों को देख रहे हैं, दुकानदारों को देख रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे वो लोग जो कि रोज़ाना वहाँ पर आते थे, दिहाड़ी पे काम करते थे, बहुत बड़े लेवल पे लोग बेरोज़गार हुए हैं। बिलाशुबा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना कहूँगा कि ये वो नुकसान है शायद जो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि हमारा बिज़नेस ऐसा है कि पूरी दुनिया से हम रिलेटेड हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और आपका मिडल ईस्ट, क्या कोई यानी कि जगह ऐसी नहीं है। और लोग परेशान थे क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे यहाँ पे मुलाजमीन की सूरत में मौजूद हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले मौजूद हैं, लोडर मौजूद हैं, यानी कि इतने लोग हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। और हमारे तकरीबन 1000 के करीब शॉप है जी। 1000 शॉप पे अगर हम फ़ी कस मिनिमम 5 बंदे भी मुलाजमीन की तादाद लगा रहे हैं तो ये तकरीबन 6000 ख़ानदान इससे वाबस्ता है। 6000 ख़ानदान को आप अब ज़रब तकसीम अगर करना शुरू कर दें 4-5 अफराद से भी, तो आप देखेंगे ये बात कहाँ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा वजह क्या बनी, और फिर बार बार कहा जा रहा है कि मिस मैनेजमेंट, 3 घंटे इंतज़ार किया गया। क्या वाकई आप समझते हैं कि मिस मैनेजमेंट की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी, क्योंकि कल नो डाउट के बड़ा अच्छा काम किया रेस्क्यू वालों ने, लेकिन अगर वो बर वक्त कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। जब हमने कॉल की नो डाउट के 7 से 8 मिनट में वो पहुंच भी गए, लेकिन उनके पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। उनको कोई एक उनका कैप्टन मौजूद नहीं था जो उनको गाइड करता कि किस तरह से आपने जाना है। जो काम इन्होंने 3 घंटे बाद स्टार्ट किया, अगर ये पहले घंटे में स्टार्ट कर देते, क्योंकि आग जो वो एक दुकान से स्टार्ट हुई है, शॉर्ट सर्किट एक दुकान से स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में वो फैलता फैलता 150 से 200 दुकान तक फैल गया। और वो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी, रेस्क्यू वाले आपको पता प्रोफेशनल लोग हैं, और अगर प्रोफेशनल लोग भी उसको मैनेज नहीं कर सके तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो आम बंदा तो उसे मैनेज ही नहीं कर सकता। और बार बार उनके जो लोग थे, हमारे कुछ शॉपकीपर्स हैं, कल आपकी वो जो प्रोग्राम था रात को ऑन एयर था, उसमें हमारे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने बताया है कि किस तरह वो बार बार बता रहे हैं उनको, रेस्क्यू वालों को, और रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। फिर एक वो रेस्क्यू वाला आया, उसने कहा मुझे तो आप पता ही नहीं कि यहाँ पे रास्ता मौजूद है। उसने कहा भाई मेरे पास फुटेज भी मौजूद है, मैं चीख के बोल रहा हूँ कि इधर रास्ता मौजूद है, आप क्यों नहीं जा रहे इस साइड पे। सही। तो मैंने बताया कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। वो लोग आ भी गए, गाड़ियाँ भी आ गई, लेकिन जब उनको गाइड करने वाले लोग आए फिर उन्होंने उस पर काबू भी पाया, लेकिन उस वक्त तक बहुत नुकसान हो पानी सर से गुजर चुका था। मुझे ये बताएगा, इतना बड़ा प्लाजा है, बिलाशुबा पूरी दुनिया में एक नाम है, सभी लोग शहर में जानते हैं हफीज सेंटर। अब पहले से इंतजामात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इतने बड़े प्लाजे में कोई फायर सेफ्टी के लिए कोई ना ऐसा अलार्म, ना कोई इंतजामात, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पर कोई पहला स्टेप तो उठाना चाहिए ना। नो डाउट जी कि जो हमारे एज पे, हमारे एंड पे कमी कोताही है, हम उससे इनकार नहीं करते। देखना ये है कि हमारा प्लाजा 92 का बना हुआ है। सही। आजकल जितने नए मॉल जो है प्लाजे बन रहे हैं उनके अंदर तो वो सिस्टम दे रहे हैं। अब इतना बड़ा जो इतना पुराना प्लाजा बना है उसके अंदर वो क्या सिस्टम देंगे, हम दे ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के वो लोग जिनको डिप्यूट किया गया है, जिन लोगों ने प्लाजों को, मॉल को चेक करना है, अगर वो लोग सख्ती करेंगे। अब बिलाशुबा इस पे डीसी साहब से जब मैंने यही सवाल किया है कि जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम टू टाइम जाके क्यों नहीं इस तरह के प्लाजों को चेक करते कि आया वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं, वो उस पर उनका मौक़िफ़ ये था कि फिर हम देखते हैं कि ताजिर, दुकानदार एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आंसर मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट जो करवाना चाहे वो करवाती नहीं। बिल्कुल। 7 बजे का टाइम किया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, मार्केट 7 बजे बंद हो जाती थी।
SOPs کے حوالے سے شادی ہال بند کر دی, آپ نے ریسٹورنٹ بند کر دیے, لوگوں نے عمل نہیں کیا. اسی طرح اگر گورنمنٹ سختی کرتی تو ہم لوگوں بھی اس کو فالو کریں گے. ہم کسی صورت بھی ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے ٹائم. لیٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو 1 مہینے کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہم 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ نہیں کرتے, ہم 1.5 مہینے کے اندر کر لیں گے, لیکن ہم کریں گے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں, FIR بھی کٹ رہی ہے, آپ سختی کر رہی ہے گورنمنٹ کو سختی کرنی چاہیے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت سانے ہیں, بہت بڑا نقصان ہے. اس سے پہلے 2-3 سانے اس طرح کے ہو چکے ہیں لاہور میں, اور اللہ نہ کرے اس طرح کا اگر کہیں اور بھی سانے ہو گیا تو کہا وہاں پہ بھی جا کے یہی گورنمنٹ کے لوگ یہی بات کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم سیکھ کے آ رہے ہیں اس طرح کے واقعات سے. ہمارے سامنے LDA کا سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا, بہت بڑا سانحہ ہوا. ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ یہ جو آج ہمارے سامنے ہوا, اتنا بڑا نقصان ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنا پڑا. اس پہ تعاون اتنا ہی تاجروں کا بھی درکار ہوتا ہے, حکومت کا بھی اتنا ہی تعاون درکار ہوتا ہے. مجھے اب صرف یہ بتا دیں اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا, کون ذمہ دار ہے, کون جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں بے روزگار ہو کے بیٹھ جائیں گے. آلریڈی ہمارے حالات ملک کے کیا چل رہے ہیں, 2 وقت کا کھانا کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے, اس پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کون ان کا پرسان حال ہے؟ ہماری کل بھی DC صاحب سے, کمشنر صاحب سے جب بات ہوئی تھی, اس میں 2 منسٹر بھی تشریف لائے. خالد صاحب جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے منسٹر ہیں, اور مراد راز صاحب بھی تشریف لائے. دونوں منسٹرز نے یہ ہمیں بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکشن دے کے بھیجا ہے کہ آپ جا کے ان معاملات کو دیکھیں اور ان کے نقصان کا ازالہ کر کے فوری طور پہ بتائیں تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کا نقصان کا ازالہ کیا جائے. یہ ایک بڑی خوشائند بات تھی, حوصلہ افزا بات تھی ہمارے لیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف باتوں میں یہ چیز نہ رہ جائے. اگر انہوں نے کرنا ہے پریکٹیکلی تو آج DC صاحب نے مجھے بلایا ہے جی, 1 بجے میٹنگ ہے DC صاحب سے. جس طرح کل انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ مینجمنٹ نے, خاص طور پہ میں یہ سمجھوں گا کہ کمشنر صاحب نے, DC صاحب نے, ہمارے AC صاحب ہیں, پولیس نے, رینجر نے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم فوج کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کل وہی فوج تھی جس نے آگے کنٹرول بھی کیا, جس کے آنے سے ایفیشنسی بھی بڑھ گئی. تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے. سب کا کردار تھا کل. 1122 والوں کو بہت اچھا کردار تھا جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا. جب تک کام نہیں کیا تب تک تو حالات ایسے ہی تھے. تو جو کل انہوں نے وعدے کیے ہیں, آج وہ وقت ہے کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے. یہ جو خدا نہ خواستہ, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہزاروں خاندان, میں نے آپ کو بتایا یہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بچ جاتے ہیں. اگر ہمارے وہاں پہ جو ڈیلی ویجز پہ جو مزدور طبقہ ہے, جو کام کرتا ہے, جو لوڈر ہے, اگر آپ ان کو ساتھ ایڈ کریں تو آپ دیکھیں اس کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ پہ بوجھ نہ بنے کہ ساری زندگی کے لیے لنگڑا کر کے آپ نے اس کو کھلانا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی ٹانگ لگوا دیں تاکہ وہ اپاہج ہونے سے بچ جائے اور اپنی زندگی خود گزار سکے. گورنمنٹ کو فوری ازالہ کرنا پڑے گا, فوری طور پہ. اگر گورنمنٹ نے ازالہ نہ کیا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں, پھر ہم اپنے بچوں کو بھی لا کے سڑک پہ بیٹھ جائیں. ملک کلیم صاحب مجھے یہ بتائے گا, ابھی تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا کہ اتوار کا روز تھا, دکانیں بند تھیں, کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. اندر لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے. کس طرح سے جب کال موصول ہوئی لوگوں نے اوبیسلی باہر نکلنا سب سے پہلے مناسب سمجھا ہوگا, کس وقت پہ کال کی گئی, ریسکیو کی ٹیمیں کب پہنچیں, تمام وہ سینیریو بتائیے گا. تقریباً جی 6 بجے کے بعد ان کو کال کی گئی ہے, گاڑیاں ان کی آ گئی ہیں. اس وقت تک صرف ایک دکان تک آگ جو محدود تھی. صحیح. ان کا اس کو مینیج کرتے کرتے یعنی ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ گئیں تو وہ اس دکان کی نشاندہی آیا نہیں کر پائیں. نہیں, دکان کی نشاندہی بھی ہو گئی, لیکن ان کے پاس شاید اس وقت ایکوپمنٹ پورے نہیں تھے. صحیح. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس ایک, کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان کی تو پورا جو جیکٹ ہے, یہ ان کے جو گیئر بنے ہوئے ہیں جس کو فائر سیفٹی میئرز ان کے پاس کیونکہ ہوتے ہیں, انہوں نے کام ان کا وہ ہے, ان کے پاس وہ پورا وہ لباس نہیں موجود تھا, وہ گیئر پورے موجود نہیں تھے جس کو پہن کے وہ چلے جاتے.
آکسیجن کے سلنڈر ہونے چاہیے تھے ان کے پاس، ہیلمٹ کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کے، شاید وہ بھی نہیں تھے. میں نے آپ کو بتایا وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے آگ پھیلتی گئی. صحیح. اگر یہ اس کو اس وقت قابو کر لیتے، ہمارے سارے لوگ پہنچ چکے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آگ لگی ہے، ریسکیو جب وہاں پہ پہنچی ہے تو ہمارے بے شمار لوگ وہاں پہنچ چکے تھے جو اپنے گھروں سے آئے تھے. صحیح. اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جس کے ہاتھ میں بوتل آ گیا، کسی کے ہاتھ میں بالٹی آ گیا، جو کسی کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ بیچارہ پھینک رہا ہے. صحیح. اگر میں اپنے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر بندے نے، کسی کا نام میں نہیں لوں گا کہ جس نے کم کیا یا کسی نے زیادہ کیا، ہر بندے نے، اگر کسی کے ہاتھ میں آپ یقین کریں پانی کی بوتل ہے نا منرل واٹر کی، تو اس نے وہ بھی اس کے اوپر پھینک دی ہے جہاں اس کو آگ بے بسی کا عالم یہ تھا نا کہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے املاک کو بچانا چاہتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو ہمارا گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ بچ گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نیچے جو لڑکے، جو ہمارے بچے، جو ہمارے دکاندار بھائی کھڑے تھے، ان لوگوں نے ذاتی ایفرٹ کیا ہے کہ اگر آگ اوپر سے، کیونکہ وہ گر رہی تھی میلٹ ہو کہ وہ انسولیشن جو تھی وہ گر رہی تھی، اس کو وہ بجھا رہے تھے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے ریسکیو کے ساتھ ان کے پائپ پانی کے پکڑ کے، کھینچ کے، زور لگا کے، جہاں ان کو جو ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. پریشانی کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور اپنی چیزوں کو بچا سکے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تاجروں کی جانب سے جس طرح سے تاثرات سامنے آئے ہیں، بلا شبہ وہ دیکھ کے دل دہل جاتا ہے، کیونکہ جمع پونجی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جل جانا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پریشانی کا جب یہ عالم تھا، مناظر کیا تھے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سے تو ہماری ڈیمانڈ انشاءاللہ رہتی ہے اور انشاءاللہ ہم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کلیم بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں، باقی سارے بھائی ہمارے جو ہیں آئی ٹی کا، کمپیوٹر کا سارا پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہ. اب نقصان شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے، جس سے بھی ہوا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگ جائے گا، لیکن تاجر تو پہلے پسا ہوا ہے، پچھلے 2-3 سال سے رہ کے گیا بزنس کمیونٹی کے پاس. تو انشاءاللہ ہماری پوری ڈیمانڈ ہے. کل انشاءاللہ چیمبر میں ان کو بلائیں گے، بیٹھیں گے، سی ایم صاحب سے ہماری درخواست ہے کمیٹی بنائی جائے، تشکیل دی جائے. الیکٹریسٹی کا معاملہ ہے، یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ٹھیک کرنا، لیکن کسی نے نہیں سنی، کسی کی توجہ نہیں اس طرف. بہرحال جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اور اس حالات میں اور اس جی ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں، آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی، نقصان کا ازالہ کون کرے گا، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس طرح کے واقعات سے سیکھ کر ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ چیزوں سے سیکھ کر آپ کو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنی ہے. ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں. ملک کلیم صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ملک صاحب، اب آپ کا آگے کی پلاننگ کیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد جب پلازا ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ کلیئر کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، کیا آپ کی آگے کی پلاننگ ہوگی؟ اوبویسلی جن کی دکانیں ہیں وہ ضرور اپنی دکانوں کی طرف جائیں گے، دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی دکانوں میں کیا حالات ہیں. اب اوبویسلی سب لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں چاہے اپنا، وہ اللہ معافی دے، کہنا نہیں چاہیے کہ کسی کا گھر بھی جل جائے نا تو اپنے جلے ہوئے گھر کے اندر بھی جانا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایک چیز بچ چکی ہے جو میرے استعمال میں آ جائے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں بچا. آپ نے مناظر بھی دیکھے، آپ نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر یہ ایک ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ میں بھی. بالکل. رات کو ڈی سی صاحب سے یہ بات ہوئی تھی، پلازا ہم نے سیل کر دیا تھا کہ آج وہ جو ہی ہمارے ہینڈ اوور کریں گے پلازا، اس کے بعد ہماری ایسوسی ایشن کے جو ممبر ہمارے ہیں، ہمارے تقریباً 30 کے قریب ممبر ہیں، ہمارے ممبرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر پلازے کے تاجر کے ساتھ فلور وائز فی فلور 2 یا 3 تاجر اندر جائیں گے، ہمارے ممبر ساتھ جائیں گے. وہ اپنا سامان اگر کوئی نکالنا چاہے، کیش نکالنا چاہے جو بچ گیا ہے،
جو لیفٹ سائڈ والی سائڈ ہے، اور جو رائٹ سائڈ والی ہے وہ تو ویسی تباہ ہو گئی ہے. اس میں اگر کوئی لوگ جا کے اسے دیکھنا چاہے تو بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم پبلک کے لیے نہیں کھولیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چوری چکاری، آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ بحیثیت قوم ہمارے لیے بڑا ندامت کا باعث ہے کہ یہ اکثر ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. کل بھی ایسی ہی سچویشن تھی کہ ہم نے وہ کچھ لوگ پکڑے بھی جو چوری کرتے ہوئے. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پلازے کو سیل کر دیا تاکہ ہر بندے کا جو سامان اندر پڑا ہے وہ سیف رہے. وہ الحمدللہ آج اب وہ اپنے ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو ہی ہمارے ہینڈ اوور کریں گے. اے سی صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی تھی. چلیے کریم صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے اب وقت ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے جی، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ فوری طور پہ بلڈنگ، آج کل میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ ٹیپا سے ایل ڈی اے سے اپروو کروا لیں، اس کو بلڈنگ کے جو انسپیکٹر ان کو بلا کے چیک کروا لیں، انجینئرس بلا لیں، ہمارے ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ ہم فوری طور پہ وہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکیں، اور جو ہمارا نقصان اس کا ازالہ کیا ہونی جائے. چاہیے تاکہ جلد سے جلد وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہوئے ہیں، جن کو اب آگے کچھ نہیں نظر آ رہا، ان کو کم از کم جو ہے روزگار کی کوئی امید نظر آئے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہونے سے بچ سکے. بہت شکریہ. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، شو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور لاہوریوں کے لیے ایک بہت زبردست اور انٹرسٹنگ نیوز میرے پاس ہے جی. اور وہ نیوز یہ ہے کہ ڈی ایچ اے لاہور میں ملٹی برانڈڈ ایونیو 25 سے زائد فیشن برانڈز کے ساتھ ملٹی برانڈڈ ایونیو کی گرینڈ اوپننگ ہونے جا رہی ہے. سب کے لیے سب سے کم قیمت پر خریداری کی بہت ہی زبردست سہولت موجود ہے. 25 سے زائد فیشن برانڈز، اور اچھی بات یہ ہے کہ سب سے کم قیمت پر آپ یہاں پر خریداری کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست چیز یہاں پر یہ ہے کہ پلے ڈیم سمیت گرینڈ اوپننگ پر 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی ہے، یعنی شاپنگ بھی ہوگی اور ڈسکاؤنٹ کا مزہ بھی ہوگا. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. پلے ڈیم میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہترین تفریح بھی موجود ہے، تو ضرور یہاں پہ جائیں اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ شاپنگ سے بھی بھرپور انجوائے کریں. ایک زبردست ایونٹ تھا تو ہم نے سوچا کہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں. ابھی ہماری اسٹوڈیو میں مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراؤں گی، لیکن اس سے قبل کچھ ہم بات کریں گے موسم جب بدلتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں. بہت سارے لوگ نزلہ، زکام، گلا خراب، خراش جیسے مسائل سے دو چار ہیں، تو اس پر استعمال کیا جاتا ہے کرشی کے جوہر جشاندے کا. بہت زبردست ہے. ہماری مہمان یہاں پہ موجود ہیں، اس کی افادیت بھی ہمیں بتائیں گی اور بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کرشی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیلا، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، لوگوں کی صحت کا خیال ہمیشہ سے کرشی میں رکھا ہے، پلان کیا تھا، کیا چیز آپ لے کر چلے تھے، مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ ہم کرشی کی طرف سے ہے کہ میڈیسنل پروڈکٹس ہیں ہماری، جو کہ ہم نیچرل میڈیسن، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو اب ورلڈ جو ہے وہ نیچرل میڈیسنس کی طرف زیادہ جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کرشی نے اب یونیورسٹی بھی سٹارٹ کر دی ہے، ہمارا ایجوکیشنل پروگرام، تو جس کے اندر ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے میڈیسنل پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہماری کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں جو ہم کرواتے ہیں. تو بیسک ہمارا یہاں پہ مقصد نیچرل میڈیسن ہے، عوام کی خدمت ہے، پاکستان کی خدمت ہے، اور اس کو آگے لے کے جانا. بہت زبردست، بہت زبردست. اچھا، نیچرل چیزوں کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اوبویسلی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. نیچرل میڈیسن، ہاں جی بالکل، کیونکہ نیچرل میڈیسنز آپ کو سائیڈ افیکٹس نہیں دیتے. جیسے ہمارے پاس ایلوپیتھک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا ٹریٹمنٹ ضرور چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ وہ سائیڈ افیکٹس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر یہ نہیں ہے، آپ سیف سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم ضرور بات کریں گے جوہر جشاندہ کی افادیت پہ. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، نزلہ، زکام، بخار، ایون ہم لوگ یہاں پہ جب مسلسل بول رہے ہوتے ہیں نا تو گلے میں خراش والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو مجھے بتائے گا جوہر جشاندے کی افادیت کیا ہے؟ بیسیکلی انا، ہم اگر موسم کی تبدیلیوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے ہمیں آکسیجن چاہیے. موسم میں جیسی تبدیلی بھی ہو، چاہے اس کے اندر پولوشن آ جائے، چاہے اس کے اندر اسموگ آ جائے، تو ہم آکسیجن لینا تو نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسے. تو جن چیزوں کو ہم نہیں چینج کر سکتے وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ ہم اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں، ہم قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں. تو موسم کے لحاظ سے اگر ہم اس کو لے کے چلیں، جیسے پاکستان کے اندر جو ڈومیننٹ ہمارے پاس سیزنز ہیں وہ گرما اور سرما، جو ہم موسم گرما اور موسم سرما کے لحاظ سے لیتے ہیں،
تو جب ہم گرمی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر بیسیکلی تری کی بات کرتے ہیں، تب ہمیں ہمارا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے، نظام تنفس، وہ اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن سردیوں میں کیونکہ خشک موسم ہے، سردی بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نظام تنفس کا جو فرسٹ گارڈ ہم جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ اس کو اسٹرانگ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ان ساری بیماریوں سے، ان سارے علامات سے بھی بچ سکتے ہیں. تو وہ ہے میوکس میمبرین، جھلی جو ہوتی ہے ہمارے پورے سسٹم کے اندر وہ ہوتی ہے. تو موسم سرما میں ہماری یہ جھلی سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے. اوپر سے جب پولوشن کے اندر بیکٹیریا، وائرس اور اسموک بھی ڈفرینٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو ویکلز سے مٹیریل نائٹروجن آکسائڈ نکل رہا ہے، جب اس کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ہوا جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے، ڈینس ہو جاتی ہے، جس کو ہم اسموک کا نام دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمارے جسم کے اوپر بہت سارے اثرات جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم سب سے زیادہ دیکھیں تو جیسے آپ نے ابھی پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب، ناک کی بندش بہت زیادہ ہے، اور گلے کی سوزش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور لاسٹ کیسز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دمہ اور نمونیا جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جوشاندہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ بہت زیادہ کوالٹی پروڈکٹ ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کے اجزاء کو بہت خوبصورتی سے اور سائنٹیفک طریقے سے بنایا گیا. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری زندگی جتنی فاسٹ ہو چکی ہے، ہمیں بہت زیادہ بھاگنا دوڑنا، کام کرنا ہے، اتنا ٹائم نہیں چاہیے کہ آپ نے گرم پانی میں ڈالا اور ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نیچرل پروڈکٹس خریدو، پھر ان کو بناؤ اور پھر استعمال کرو. تو جوہر جوشاندہ ایک فل پیکج ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے اندر، آپ کے اندر سب کچھ بنی بنائی ہیں، گولڈ سٹینڈرڈز کے لحاظ سے اس کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر ساری اس کی اور پھر جو زبردست ایڈیشن کی گئی ہے کرشی کی طرف سے فلیورز کی، ڈیفینیٹلی، اور اسپیشلی یہ بچوں کے لیے ہم اس کو کہیں گے. تو یہ جوہر جوشاندہ جو ہے یہ آپ کے ان ساری علامات جو ابھی ہم نے ذکر کیا ان کو کور کرے گا. اور کووڈ بھی چل رہا ہے، کرونا وائرس، اس کی علامات بھی اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، تو آپ کو کافی اچھا اس کا اثر ملتا ہے کرشی جوہر جوشاندہ کا. صحیح. شیلا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن میں بہت سارے لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہوں گی کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اگر آپ کو ان اثرات کا سامنا ہے تو ضرور کرشی کے جوہر جوشاندے کا استعمال کیجیے. یہ قدرتی چیزوں سے بنایا گیا ہے اور آبویسلی میڈیسن تو لینی پڑتی ہیں، لیکن اس سے آپ کو بہت جلد ریلیف مل جاتا ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے گلے کے مسائل ہیں، خراش ہو جانا، سوجن ہو جانا، اس سے آپ کو فوری ریلیف مل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے. اپنا خیال رکھے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.